गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा में खनिज की प्रचुरता। एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण संपदा क्या होती है? मृदा। लेकिन मृदा क्या है और ये कैसे बनती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रिया हैं जिनसे मृदा बनती है? सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाता है। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित और संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर और छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार की ओर अधिक चौड़ा करेगा। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राय अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों को टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार जो मृदा होती है वो अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थानों पर पाई जाती है। वायु, जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को फोड़ सकती हैं। वायु जल की तरह ही बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लाइकेन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पत्थर की सतह पर उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह का चूड़ के समान कर देते हैं और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अब इस सतह पर मांस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूल कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को चौड़ा कर देती हैं। अब क्या है कि कुछ मृदा ली और उसे जल से भरे बीकर में डाल दिया। ली गई मृदा की मात्रा के लगभग 5 गुना जल लिया। मृदा और जल को मिलाया और फिर मृदा को नीचे जमने दिया। क्या बीकर के तल में मृदा समांगीय और परतों में विभाजित है? अगर परतों का निर्माण हुआ तो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? क्या वहाँ जल की सतह पर कुछ तैर रहा है? क्या आप सोच सकते हो कि कुछ पदार्थ जल में घुल गए होंगे? आप कैसे रोकेंगे? जैसा कि आपने देखा कि मृदा एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें गड़े सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुणों को उसमें उपस्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व जो मृदा में पाए जाते हैं वे उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिनसे मृदा बनी होती है। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं और ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है। मृदा की ऊपरी परत में जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं उसे ऊपरी मृदा कहते हैं। तो ऊपरी मृदा की डेफिनेशन आप यहाँ से ले लोगे। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है। एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक खेती में पीड़कनाशकों उर्वरकों की बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और मृदा की संरचना नष्ट हो जाती है जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं। अगर संपूर्ण खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा
जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। उपयोगी घटकों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, इसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देता है। इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा, जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं, वह लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित हुई है। यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि हो जाती है, क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है। अब क्या होता है कि एक ही तरह की 2 ट्रे लो, ठीक है, और उन्हें मृदा से भर दें। एक ट्रे में सरसों या मूंग अथवा धान या हरे चने का पौधा रोप दें और दोनों ट्रे में तब तक जल दें तब तक कि जिसे ट्रे में पौधा रोपा गया वह पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुकें। दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह डालें कि जल बाहर की ओर निकल जाए। ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। क्या बहने वाली मृदा की मात्रा की दोनों ट्रे समान है? अब कुछ ऊंचाई से दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल डालें। जितना आपने पहले डाला था उतनी ही मात्रा में जल 3 से 4 बार डालें। बहते हुए जल को ऊपरी मृदा पर प्रभाव। पौधे की जड़ें मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जंगलों का कटना, जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। वनस्पति के लिए सहायक उपमृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। यह पहाड़ी और पर्वत वाले भागों में त्वरित गति से होती है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल की परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्या होता है बच्चों? जैव रासायनिक शकरण। जीव मंडल के जैव तथा अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। ठीक है बच्चों, इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं जो कि संतुलन बनाए रखती हैं। तो जैव रासायनिक चक्रण के बारे में आप लिखोगे। अब होता है जलीय चक्रण। आपने देखा है कि जलाशयों से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है? पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है, वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जलीय चक्र। तो आप जलीय चक्र की डेफिनेशन मुझे बताएंगे बच्चों। यह चक्र उतना आसान और सरल नहीं जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता। इनमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है, कुछ भूजल का हिस्सा बन जाता है, कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है और हमें अपने व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतहों पर लाते हैं। अब क्या होता है बच्चों? आइए जलीय चक्र में, ये जलीय चक्र का आप चित्र भी बनाएंगे। आइए जलीय चक्र में जल क्या होता है कि एक अन्य पहलू पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जल जो होता है वो बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम होता है, जैसे चीनी, नमक, सब चीज़ें मिल जाती हैं। घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरेगा तब इनमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं और इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों की सतह से समुद्र ले जाती है और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल का 78% भाग ही नाइट्रोजन गैस है। यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, कुछ विटामिन। नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, ये नाइट्रोजन चक्र आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे एल्काइड और यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन सरल हो जाएगा। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणु में बदलने में सक्षम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं।
साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर रखने वाले बैक्टीरिया फलीदारी पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रस और नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। तब इसका उपयोग जो होता है वह विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन क्या होता है? सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं और उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में काम आता है। इन जंतुओं द्वारा किया जाता है। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रिस और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं और अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रिस और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन तत्व होता है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता है और मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है और जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिकों के रूप में बदल जाता है। तो ये क्या बच्चों? जीव द्रव्य यानी जंतु, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेस, देन वापस हरे पौधे जल द्रव्य अमोनीकरण हो जाता है। फिर आप इसे देखेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब कार्बन चक्र, पहले वहाँ आपने नाइट्रोजन बनाया था, अब यहाँ पर आपको कार्बन चक्र भी बनाना है और उसके बारे में भी लिखना है, और नाइट्रोजन चक्र बनाना है और नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी लिखना है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जबकि सभी जीवस्वरूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें कि क्लोरोफिल होता है। इस प्रक्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकार से समाविष्ट होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है, और ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं या फिर दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया, जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, यातायात और उद्योगों में होता है, के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू किया, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई है। अब पढ़ेंगे हम ग्रीन हाउस प्रभाव, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। क्रियाकलाप 14.1, ठीक है। किए गए अवलोकन का स्मरण कीजिए। शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक हो जाता है। ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस बोलते हैं। वायुमंडल प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार के गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा देती है, और इस प्रकार के प्रभाव को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होगी, और इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक ऊष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऑक्सीजन चक्र,
ये भी आप लिखेंगे और इसके बारे में भी लिखेंगे और ऑक्सीजन चक्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में 21% है। बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में ये धातु सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अन्य खनिजों के रूप में पाई जाती है। ये जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वर्षा का भी एक आवश्यक घटक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हम मुख्यतः उसी चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग, ये देखो, 3 क्रियाओं द्वारा होता है। श्वसन, दहन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लौटती है। इस प्रकार से प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है। यद्यपि हम जीवन में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जीव, मुख्यतः बैक्टीरिया, तत्व ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगी। तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्य द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं जिन्हें O3 बोलते हैं और इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणुक अणु के विपरीत ओजोन जो होता है वो विषैला होता है। हम भाग्यशाली कि ओजोन जो है वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं है रह पाता। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को रोक लेता है और जो कि जीवों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। हाल में ही यह पता चला कि ओजोन का ह्रास हो रहा है। मनुष्य के द्वारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो स्थिर हो जाते हैं वायुमंडल में। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया और ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीव पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना और भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया रोकने के प्रयास आवश्यक हैं। तो इसके बारे में आप लिख दोगे और ये 4 5 क्वेश्चन भी करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।